हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल चैनल माइक्रोबायोलॉजी। आप सभी का सुस्वागत है एक और शानदार चैप्टर की पॉडकास्ट सीरीज़ में, जिसमें आज हम स्टार्ट कर रहे होंगे वन ऑफ द मोस्ट इजी चैप्टर में से एक चैप्टर, जिसका नाम है द इकोसिस्टम। ये जो इकोसिस्टम चैप्टर है, ये यूनिट हमारी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के अंदर आता है और ये बहुत ईजी चैप्टर में से एक चैप्टर है। इस चैप्टर को आप इजी मान सकते हो, लेकिन इस चैप्टर में से फिर भी 2-3 क्वेश्चन मिनिमम हर एक प्री मेडिकल एंट्रेंस में पूछे ही जाते हैं, तो इसको हम ज़्यादा सीरियस लेके ही चलेंगे। तो इस चैप्टर को हम इजी लेके तो चल रहे हैं और इस चैप्टर को हम ज़्यादातर मोस्टली चीज़ें पहले ही पढ़ चुके हैं अपनी स्मॉल क्लासेस में, लाइक 7th 8th में। और इस चैप्टर को हम हाईली रिलेटेबल चैप्टर के अंदर मानेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं और उसको आप आसानी से समझ भी पाओगे। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम द पॉडकास्ट ऑफ द इकोसिस्टम। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इकोसिस्टम होता क्या है, आप सभी को पता ही है कि इकोसिस्टम बेसिकली ग्रुप ऑफ स्पीसीज़ होता है जिसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग आते हैं और दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट रहते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। उसी को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। इसी को एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेसिडिंग इन पर्टिकुलर एरिया, उसको उन्होंने बायोटिक कम्युनिटी बोला हुआ है। और जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स यानी एबायोटिक ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, उसको बेसिकली उन्होंने बोला हुआ है दैट इज़ आपके एबायोटिक कम्युनिटी। और ये जो वर्ड दिया गया था इकोसिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो बोलूँगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्ड दिया गया था, ये दिया गया था आपके एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टांसले। उसको आप टेंसले भी बोल सकते हो, लेकिन मैं टांसले बोलता हूँ। आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इकोसिस्टम बेसिकली आपके दो टाइप के होते हैं, दैट इज़ नेचुरल इकोसिस्टम एंड द आर्टिफिशियल, जिसको हम मैन मेड इकोसिस्टम भी बोल देते हैं। आर्टिफिशियल में अगर हम बात करते हैं बेसिकली कौन आएंगे, नाम से बदला है, जो कि बेसिकली ह्यूमंस ने बनाए हैं, जैसे एक्वेरियम हो गया, फार्मलैंड हो गया, एक्सेट्रा। और नेचुरल में, नेचुरल आप सभी को पता है जो प्राकृतिक है, जैसे आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, ओशियंस हो गए, फॉरेस्ट हो गए, पॉन्ड्स हो गए एंड डेजर्ट्स हो गए, जितने भी होते हैं ये आपके नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर आते हैं, जिसमें आपके लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट रहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं नेचुरल के भी बेसिकली फर्दर दो क्लासिफिकेशन होते हैं, जिसमें आते हैं सबसे पहले आपका टेरेस्ट्रियल एंड द आपका एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल में आएंगे, नाम से बदला है, जो कि धरती वाले हिस्से में आएंगे, लाइक एज आपका डेजर्ट, फॉरेस्ट लैंड एंड आपका फॉरेस्ट। और एक्वाटिक में नाम से बदला है, जिसमें आपकी जितनी भी वाटर बॉडीज आएंगी, लाइक एज आपका पॉन्ड्स, रिवर्स, ओशियन, लेक्स एक्सेट्रा। अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि आर्टिफिशियल में कंपैरेटिवली नेचुरल इकोसिस्टम के मुकाबले कम डाइवर्सिटी पाई जाती है। ऑब्वियसली बात है, कम डाइवर्सिटी इसलिए पाई जाएगी क्योंकि वो हमने एक पर्टिकुलर एरिया में बनाए गए हैं, पर्टिकुलर स्पीसीज़ लिया गया है उसमें, मैन मेड में या आर्टिफिशियल वाले में स्पेशल स्पीसीज़ ली गई है, जिसकी हेल्प से उसको हम एक पर्टिकुलर एरिया में इनक्लोज करके रखते हैं। आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इकोसिस्टम स्ट्रक्चर के बारे में, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर यानी इकोसिस्टम में क्या क्या है। तो इकोसिस्टम स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है आपका स्पीसीज़ कंपोजिशन। नाम से भी चला स्पीसीज़ कंपोजिशन, यानी जो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही हैं, उसी को बेसिकली हम बोल देते हैं आपका स्पीसीज़ कंपोजिशन। और अगला है इसमें आपका इकोसिस्टम स्ट्रक्चर का दूसरा पॉइंट, दैट इज स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है कि डिफरेंट स्पीसीज़ अपने लेवल के बेसिस पे डिफरेंट वर्टिकल अरेंजमेंट में पाए जाते हैं, लाइक एज आपके हर्ब्स, शर्ब्स, ट्रीज। तो ये बेसिकली इनका वर्टिकल अरेंजमेंट इनके बेसिकली लेवल के बेसिस पे होता है। लेवल के बेसिस पे इन द सेंस यानी इनमें से बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, या उनसे छोटा कौन है, समथिंग लाइक दैट, उस तरीके से होता है। अगला इसमें टॉपिक आता है दैट इज़ फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में बेसिकली 4 होते हैं एक्चुअली में, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल के बेसिस पे जो प्री मेडिकल एंट्रेंस का सिलेबस देती है, उसने बेसिकली उसमें 3 पॉइंट कंसिडर कर रखे हैं, नेमली दैट इज़ प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन एंड लास्ट इज़ आपका एनर्जी फ्लो। जो आपका न्यूट्रिएंट साइकिल है वो अपडेटेड सिलेबस में हमारे नहीं है और आपकी न्यूली बेस्ड एनसीईआरटी में भी वो नहीं है, तो हम यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे। अब देखते हैं। सबसे पहले अगर हम इसमें बात करते हैं, आपका पहला फंक्शन आता है इकोसिस्टम का, दैट इज़ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी समझने से पहले आपको एक टर्म समझना पड़ेगा, दैट इज़ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता क्या है? देखो, प्रोडक्शन का मतलब सिंपल तरीके से इतना समझिए, अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस बाय प्लांट्स इन 1 मीटर स्क्वायर कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्शन। आई रिपीट, नॉट प्रोडक्टिविटी, इट्स प्राइमरी प्रोडक्शन। यानी जब कभी भी कोई भी आपका प्लांट स्पीसीज़ जितना बायोमास
प्रोड्यूस करेगा एक पर्टिकुलर एरिया में, उसे हम बोलेंगे सिंपल तरीके से प्राइमरी प्रोडक्शन। और उसी में अगर हम टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो बन जाती है उसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। दैट मीन्स अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड इन 1 मीटर स्क्वायर इन 1 ईयर या डिपेंडिंग दैट टाइम पीरियड, उसको हम बोलेंगे आपका दैट इज़ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सिंपल तरीके से एक साल में कोई भी प्लांट स्पीसीज कितना बायोमास प्रोड्यूस करता है एक पर्टिकुलर एरिया में, उसे हम बोलते हैं सिंपल तरीके से आपका प्राइमरी प्रोडक्शन। अब प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी बेसिकली दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? दैट इज़ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नाम से पता चल रहा है रेट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स ओनली, उसे हम बोलते हैं दैट इज़ आपके प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आगे देखते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नाम से मिल रहा है जो बायोमास प्रोड्यूस करा जाएगा रेदर देन प्रोड्यूसर्स या प्लांट्स, यानी ऑब्वियसली बात है कंज्यूमर्स के द्वारा। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के भी फर्दर दो क्लासिफिकेशन होते हैं, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इस वाले टॉपिक से यहीं आता है, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में। देखो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम इस तरह के समझेंगे कि जो टोटल बायोमास प्रोड्यूस करा जाता है प्लांट्स के द्वारा एक साल में, उसे हम बोलते हैं सिंपल तरीके से ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और उसमें से जब वो उसका बायोमास, ऑब्वियसली बात है जब वो उतना सारा बायोमास बनाएंगे तो उसमें से वो कुछ यूटिलाइज भी तो करेंगे, कुछ लॉस भी तो करेंगे। लॉस इन द सेंस यानी अपना उससे न्यूट्रिशन लेंगे, कुछ रेस्पिरेशन करेंगे उससे, और जो बचा हुआ बायोमास होगा उसे हम बोलेंगे दैट इज़ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आई रिपीट, जीपीपी में से जब कभी भी रेस्पिरेशन में लॉस हो जाएगा प्रोडक्शन, उसे हम बोलेंगे आपका दैट इज़ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो कि किसके लिए अवेलेबल होगा? दैट इज़ कंज्यूमर्स के लिए। बस इतनी सी बात ध्यान रखना। आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी जो होती है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है प्लांट स्पीसीज़ पे। जैसे कंपेरेटिवली वीट और मैंगो में देखें तो कंपेरेटिवली मैंगो की ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। ये ऑल्सो डिपेंड करती है एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे। हाँ, ये तो ऑब्वियसली बात है, जैसे कि जहाँ पर एडुकेट मॉइस्चर होगा, एडुकेट सॉइल वो होगा, वाटर मिलेगा, एडुकेट कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ऑक्सीजन होगा, वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी कंपेरेटिवली जहाँ पर कम है। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कंपेरेटिवली ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है कंपेयर टू डेजर्ट। आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, जैसे मान लेते हैं दो प्लॉट हैं, एक प्लॉट के अंदर ज़्यादा आपके न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, एक के अंदर कम न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्टिविटी जहाँ वहाँ पे होगी जहाँ पे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे, वहीं पे तो ज़्यादा अच्छा खासा ग्रोथ होगी उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ की। आगे देखते हैं। आगे है इसमें आपका फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी। ये जो टर्म है मैं आपको पूरा प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर डिटेल फॉर्म में समझाऊंगा। फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी को वहीं पे समझेंगे, लेकिन इतना सा ध्यान रख लीजिए फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी पे भी आपका प्रोडक्टिविटी अच्छा खासा डिपेंड करता है। आगे देखते हैं। अगला है आपका दैट इज़ प्रोडक्टिविटी। अब हम देखते हैं कंपेरेटिवली किस में ज़्यादा होती है, दैट इज़ आपका टेरेस्ट्रियल में ज़्यादा होती है या आपके एक्वाटिक में। देखिए अगर हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल में आपकी ज़्यादा वो होगी वो प्रोडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि टेरेस्ट्रियल में बेसिकली क्या होता है, सफिशिएंट सनलाइट मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं उनमें बेसिकली अच्छे खासी मात्रा में आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं, जिसकी हेल्प से बेसिकली वो टेरेस्ट्रियल पे आपका नाइट्रोजन को फिक्स करके रखते हैं और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने में पार्टिसिपेट करते हैं। इसी का अगर हम अपोजिट देख लेते हैं कि एक्वाटिक में बेसिकली आपकी कम प्रोडक्टिविटी होगी। क्यों? क्योंकि वही ऑब्वियसली बात है, वहाँ पर आपके क्या होंगे, लेस नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होंगे, वहाँ पर वो एडुकेट सनलाइट नहीं मिल पाएगी, और एडुकेट सनलाइट नहीं मिल पाएगी तो प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाएगी, फोटोसिंथेसिस ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। आगे देखते हैं। इसी बात को लेके एनसीईआरटी में एक डाटा दिया गया है जो कि आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग है। हर प्री मेडिकल एंट्रेंस में इससे हर साल एक क्वेश्चन पूछा ही गया था। तो देखते हैं। अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी में साफ साफ डाटा लिखा हुआ है कि ग्लोबल इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो वो है आपकी 170 बिलियन टन। आई रिपीट, ग्लोबल इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, जो पूरे अर्थ की जो हमारी इकोसिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी है वो कितनी है, वो आपकी 170 बिलियन टन है। इसमें से आप हमेशा इतनी सी बात ध्यान रखना है। देखो ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन टेरेस्ट्रियल के लिए अब मैंने आपको बता दी कि टेरेस्ट्रियल हमेशा ज़्यादा होगी। बस टेरेस्ट्रियल यहाँ पर वैसे एक्चुअली में है कितनी, टेरेस्ट्रियल है यहाँ पर आपकी 115 बिलियन टन, और इसी का
55 बिलियन टन क्या है आपका एक्वाटिक वाला, बस। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। अगला फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, अगला फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम देखते हैं, दैट इज अगला है आपका डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन भी बेसिकली आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है, लेकिन अब हम इसको डिटेल फॉर्म में समझेंगे। तो बेसिकली डीकम्पोजिशन देख लेते हैं होता क्या है। डीकम्पोजिशन आपकी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, आपका एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो टूट जाता है सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में, और वो फॉसिल की तरह पाया जाता है सॉइल के अंदर। आगे देखते हैं, इसमें अगर हम बात करते हैं मेनली कितने स्टेप्स होते हैं, इसमें बेसिकली 5 स्टेप होते हैं, नेमली फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड द मिनरलाइजेशन। हालांकि कैटाबॉलिज्म के ही अंदर ही आपके ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन आते हैं, इसलिए मैंने आपके 5 स्टेप इलस्ट्रेट कर ही दिए हैं। आगे देखते हैं, अगला अगर हम देखते हैं, सबसे पहले इसमें हम देखते हैं आपका फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन से पहले आपको डेट्रिटस समझना होगा। डेट्रिटस होता क्या है, देखो, जब कभी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, जब वो डेथ हो जाता है तो उसका जो डेथ पार्ट कहा जाता है उसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, आपका डेट्रिटस बोलते हैं। और डेट्रिटस को जो खाने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, आपके डेट्रीवोरस होते हैं। तो देखते हैं अब आपका फ्रैगमेंटेशन। इतना समय में आ गया, होप सो समय में आ गया होगा। चलिए अब हम इसको समझते हैं फ्रैगमेंटेशन को। फ्रैगमेंटेशन बेसिकली होता क्या है, जैसे आपका कोई भी आपका मान लेते हैं आपका कोई एक स्पैरो मर गया, स्पैरो की जैसी डेथ हो जाती है तो बेसिकली उसको खाने के लिए कौन आएंगे, डेट्रिटस, डेट्रीवोरस आएंगे। अब डेट्रीवोरस बेसिकली क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर डेट्रिटस को 2 हिस्सों में तोड़ देंगे, दैट इज़ वाटर सॉल्युबल एंड वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड्स में। और वाटर सॉल्युबल नाम से मिला है, जो कि बेसिकली वाटर बॉडीज़ में सॉल्युबल हो पाएगा। तो वो वाटर सॉल्युबल है तो बेसिकली वो डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में, और बेसिकली क्या हो जाएगा, वो अनअवेलेबल सॉल्ट की तरह सॉइल के अंदर पाया जाएगा। जब डेट्रीवोरस ने आपके डेट्रिटस को 2 हिस्सों में तोड़ा था, दैट इज़ वाटर सॉल्युबल एंड वाटर इनसॉल्युबल, उसी स्टेप को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ फ्रैगमेंटेशन। और जब बेसिकली आपके जो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स आपके जब सॉइल के अंदर चले गए थे और पाए जाते हैं वो आज के टाइम पे अनअवेलेबल सॉल्ट की तरह, तो बेसिकली उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ आपका लीचिंग बोलते हैं। दूसरा स्टेप भी आपको होप सो क्लियर हो गया। अब इसमें आता है आपका दैट इज़ अगला कैटाबॉलिज्म, और कैटाबॉलिज्म के अंदर मैंने आपको बता दिया दैट इज़ ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन आता है। तो देखते हैं सबसे पहले बेसिकली होता क्या है। अब ऑब्वियसली बात है, वाटर सॉल्युबल तो बेसिकली अनअवेलेबल सॉल्ट की तरह पाया जाएगा, मतलब सिचुएशन के हिसाब से जब बेसिकली उस पर आर्किटेक्चर देखेंगे और बेसिकली जो आपके फॉजल जो साइंटिस्ट होते हैं वो देखेंगे उसे, तब मिला जाएगा वो अनअवेलेबल सॉल्ट नाम से बदला है। तो अब हमें देखना है आपका वाटर इनसॉल्युबल मैटर पर। तो बेसिकली कैटाबॉलिज्म में सबसे पहले आएगा आपका ह्यूमिफिकेशन। सबसे पहले वाटर इनसॉल्युबल मैटर है तो बेसिकली उस पर क्या होगा, डिकम्पोजर्स आएंगे, बैक्टीरियाज आएंगे, और बेसिकली उसको क्या करेंगे, पार्शियली डिकम्पोज करेंगे। किसे, दैट इज़ वाटर इनसॉल्युबल वाले कंपोनेंट को। अब जब वो पार्शियली डिकम्पोज हो गया तो बेसिकली फिर मिनरलाइजेशन होगा, और मिनरलाइजेशन के बाद बेसिकली क्या होगा, वो कंप्लीटली डिकम्पोज होके फाइनली वो एक आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा। ह्यूमिफिकेशन में जो आपका पार्शियली डिकम्पोज्ड सब्सटेंस था उसे बेसिकली हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, दैट इज़ ह्यूमस बोलेंगे। और ह्यूमस को आपको याद रखना पड़ेगा एक फिक्स से, दैट इज़ हार्ड से। हार्ड इन द सेंस H फॉर आपका ह्यूमस हो गया, A फॉर आपको याद रखना पड़ेगा दैट इज़ आपका एसिडिक नेचर का होता है। क्यों एसिडिक नेचर का होता है, ऑब्वियसली बात है क्योंकि उस पर बेसिकली आपके बैक्टीरिया आएंगे, फंजाई आएंगे, तो बेसिकली उनका एसिडिक नेचर होता है, जिसकी वजह से बेसिकली वो बॉन्ड तोड़ने में बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं उस वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड की। आगे देखते हैं, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं A से ही आपको याद रखना पड़ेगा एमोर्फस। एमोर्फस आपने सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, दैट इज़ उसका जो शेप साइज फिक्स नहीं होता है, मोस्टली शेप फिक्स नहीं होता। आगे देखते हैं, आर से हम याद रखेंगे दैट इज़ वो रेजिस्टेंट होता है, किससे, माइक्रोबियल एक्शन से। माइक्रोबियल एक्शन इन द सेंस यानी उस पर कोई भी माइक्रोब, कोई भी एक्सट्रीम मॉइस्चर या एक्सट्रीम आपका कह सकते हो टेम्परेचर उस पर एक्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो पार्शियल डिकम्पोज्ड है। आगे रखते हैं, डी फॉर हम याद रखेंगे दैट इज़ वो डार्क कलर का होता है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से आपको ये हार्ड वाला कॉन्सेप्ट याद रखना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं, अब अगर हम बात करते हैं इसमें जो आपका ह्यूमिफिकेशन में आपके जो डिकम्पोजर्स होते हैं बेसिकली मोस्टली कौन से होते हैं, दैट इज़ आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। जो फंजाई होते हैं, माइकोटा जिसे हम बोलते हैं, तो बेसिकली वो मेजर डिकम्पोजर्स होते हैं। और ऑब्वियसली बात है बेसिकली डिकम्पोजिशन कब अच्छा होगा, जब बेसिकली यहाँ पर आपका इनका सूटेबल एटमॉस्फेयर होगा। सूटेबल एटमॉस्फेयर इन द सेंस यानी हॉट टेम्परेचर होगा, ह्यूमिड होगा, ठीक है, और क्या होगा, ह्यूमिड मॉइस्चर होगा, तो बेसिकली अच्छा खासा डिकम्पोजिशन होगा। तो इसलिए बेसिकली एक असर्शन रीजन बन सकता है यहाँ से कि बेसिकली कौन सा आपका, मतलब एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि बेसिकली कब आपका अच्छा वो होगा डिकम्पोजिशन, जब आपका हॉट और ह्यूमिड होगा या आपका बेसिकली कोल्ड होगा।
तब आपका अच्छा होगा, मतलब आपको ये ऑप्शन वाइज में दे सकता है, ठीक है। और एक टाइप का असर्शन रीज़न भी आ सकता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि इकोसिस्टम, गलत बोलिए, सॉरी, बोलना ये है कि यहाँ से ये आ सकता है कि डिकम्पोजिशन बेटर कौन करता है, दैट इज़ फंजाई करते हैं। यहाँ से रीज़न ये आएगा क्योंकि वो प्रेफर क्या करते हैं, हॉट, ह्यूमिड एंड हाईली टेम्परेचर, जिसकी वजह से बेसिकली अच्छी तरीके से डिकम्पोजिशन हो जाए। तो असर्शन रीज़न यहाँ से इस तरीके से कुछ घुमा के पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था फ्रेगमेंटेशन में आपका डेट्रीवोरस वाला कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर जब कभी भी आपके डेट्रिटस में आपका नाइट्रोजन ज़्यादा होगा तो बेसिकली वो ज़्यादा अच्छा आपका क्या करेगा, डिकम्पोजिशन करेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया उसे जल्दी खाएंगे, जल्दी उसको बेसिकली वाटर सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल में बेसिकली तोड़ने का काम करेंगे। ये वाली बात आपको यहाँ तक होप सो क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं। अगला इसमें आता है आपका अगला फंक्शन है आपका एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो पढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दोबारा याद रखना पड़ेगा, दैट इज़ ट्रॉफिक लेवल। नाम से ही पता चला ट्रॉफिक लेवल, यानी ये ऐसा एक लेवल होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक लेवल को एक्यूपाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग हैबिट्स, यानी कौन किसको खाता है उसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर अपना एक लेवल होता है, ठीक है। और जिसको बेसिकली मैं यहाँ पर ज़्यादा बोलूँगा T1, T2, T3। T1 मतलब इन द सेंस टॉपिक लेवल 1, टॉपिक लेवल 2 को T2 से इस तरीके से मैं यहाँ पर आपका रिप्रेजेंट करूँगा जब कभी मैं आगे चल के रिप्रेजेंट करूँगा। आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं ये जो एनर्जी फ्लो जो होता है वो ट्रॉफिक लेवल से ही रिलेटेड होता है। ट्रॉफिक लेवल से रिलेटेड होता है इन द सेंस, यानी इस तरीके से रिलेटेड होता है कि जो आपका जो एनर्जी फ्लो जो होता है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्या करता है, फॉलो करता है। जैसे वो ऐसे कि हमने बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी जो फ्लो होती है वो कभी डबल डायरेक्शन में नहीं होती, वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल में होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी बेसिकली बॉटनी में यही है कि हमेशा एनर्जी जो फ्लो होगी वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगी। और कहाँ से होगी, दैट इज़ प्रोड्यूसर से, बेसिकली आपका कार्निवोरस में। हम ये कह सकते हैं कि आपका प्रोड्यूसर से बेसिकली आपके टर्शियरी कंज्यूमर्स में, एक तरीके से हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं। अगला अगर हम देखते हैं, एक आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर याद रखनी है कि जब कभी भी कोई भी लाइट, जब कभी भी सनलाइट हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर पे पड़ती है, हमारी अर्थ की सरफेस पे पड़ती है, तो बेसिकली उसे हम बोलते हैं दैट इज़ आपका टोटल इंसिडेंट रेडिएशन। तो टोटल इंसिडेंट रेडिएशन का लेस देन 50%, आई रिपीट, जो टोटल इंसिडेंट रेडिएशन का लेस देन 50% जो होता है वो प्लांट आपका यूज़ करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, या कह सकते हो फॉर प्रोडक्शन ऑफ देयर बायोमास। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं उस पर्टिकुलर लेस देन 50% ऑफ द सनलाइट को इसलिए हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ फोटो एक्टिव रेडिएशन। और फोटो एक्टिव रेडिएशन का भी बेसिकली वो कितना यूज़ करते हैं, 2 से 10%, आई रिपीट 1 से 5% यूज़ करेंगे किसका, TIR का, दैट इज़ टोटल इंसिडेंट रेडिएशन का। और 2 से 10% किसका यूज़ करेंगे, दैट इज़ फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन का। बस इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आपके ट्रॉफिक लेवल से। अगला इसमें आता है आपका 10% रूल। हमेशा ध्यान रख लेना, 10% रूल ओनली एप्लीकेबल फॉर हर्बीवोरस। वो मैं बताता हूँ होता क्या है। 10% रूल बेसिकली क्या कहता है कि हर एक लेवल के इंक्रीमेंट होने पर एनर्जी 10% डिक्रीज हो जाएगी। आई रिपीट, हर एक ट्रॉफिक लेवल के इंक्रीमेंट होने पर आपकी जो एनर्जी थी वो डिक्रीज हो जाएगी बाय 10%, जो पिछले वाले से थी, ठीक है। जैसे मान लेते हैं T1 पर थी एनर्जी कितनी, 1000 किलो जूल, तो अगली T2 पर कितनी होगी, दैट इज़ 10% कम हो जाएगी, किसका, 1000 किलो जूल का। तो बेसिकली T2 पर कितनी होगी, 100 किलो जूल। तो इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल इस वाले कॉन्सेप्ट से आ सकते हैं। इससे एक आपका एक असर्शन रीजन आ सकता है अच्छा खासा, दैट इज़ जो नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। रीज़न इसका ये होगा क्योंकि हमेशा रिडक्शन होता है एनर्जी का हर एक ट्रॉफिक लेवल पर। तो बेसिकली आपको ये वाली बात पता होनी ही चाहिए। आगे देखते हैं। अगला हम देखते हैं आपका दैट इज़ इकोलॉजिकल पिरामिड्स, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग रहते हैं, लेकिन कोशिश करूँगा मैं कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए इस पॉडकास्ट में। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स में बेसिकली हमें यहाँ पर पिरामिड्स की हेल्प से बताया गया होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ बायोमास। यानी एक पर्टिकुलर एरिया में
एनर्जी का किस तरीके से फ्लो हो रहा है वो पिरामिड्स की हेल्प से बेसिकली हमें बताया जाता है। एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी स्पीशीज़ का नंबर है उसका बेसिकली हमें पिरामिड्स की हेल्प से बेसिकली बताया गया होता है, और उसी तरीके से आपका बायोमास का बताया गया होता है। अब अगर हम बात करते हैं, कुछ बातें बताता हूँ मैं इसके बारे में। ये आप अपनी जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड का कुछ रिप्रेजेंटेशन। तो अगर हम बात करते हैं इस पिरामिड को बेसिकली हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ आपका हमेशा बोलेंगे अपराइट। इस वाले स्ट्रक्चर को जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसको बोलते हैं आपका एक इकोलॉजिकल पिरामिड का एक एग्जाम्पल, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं आपका अपराइट स्ट्रक्चर। ओके, हमेशा ध्यान रख लेना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, कभी भी पिरामिड ऑफ एनर्जी आए किसी भी इकोसिस्टम में वो हमेशा क्या होगा, हमेशा अपराइट होगा। वो मैंने आपको बता दिया क्योंकि हर एक एनर्जी लेवल में आपकी जो वो आपकी हर एक एनर्जी लेवल में, हर एक ट्रॉपिकल लेवल में एनर्जी जो होती है वो 10% क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है विद द हेल्प ऑफ 10% रूल। ठीक है, हमेशा ये वाली बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं अलग अलग आपके इकोसिस्टम के बेसिस पे हम देखते हैं और आपके माइंड में एकदम इसे सेट करते हैं। वाला जो आप देख पा रहे हैं इसे बोलते हैं आपका इन्वर्टेड, इसे हम स्ट्रक्चर को जो राइट वाला है उसे हम बोलते हैं आपका दैट इज इन्वर्टेड स्ट्रक्चर ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं अलग अलग इकोसिस्टम के लिए बेसिकली हम आपके इकोलॉजिकल पिरामिड देखते हैं, जो कि आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और इसके बाद हम अच्छी तरीके से इसे ख़त्म कर रहे होंगे। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम नाम से बन रहा है, जिसमें बेसिकली क्या होता है, जिसमें आपके ऐसा लैंड जिसमें बेसिकली जो डोमिनेट किससे होगा, ग्रासेस के द्वारा, यानी ये 40% ऑफ द टोटल लैंड एरिया को कवर करके रखता है। हमारे पूरी अर्थ में जो 40% से ज़्यादा जो एरिया है वो ग्रासलैंड एरिया ही है, और इसमें नाम से मिल रहा है जिसमें आपकी ग्रासेस क्या होंगी, आपकी डोमिनेंट होंगी। हमेशा ध्यान रख लेना, जितने भी ग्रासलैंड वाला इकोसिस्टम के क्वेश्चंस आएंगे उसमें हमेशा इकोसिस्टम वाला हमेशा एनर्जी हो गया, नंबर हो गया या बायोमास हो गया, उसके इकोलॉजिकल पिरामिड्स हमेशा क्या होंगे, आपके हमेशा अपराइट होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपके ग्रास ही हैं जो हैं, बस डोमिनेंट कौन करेगा, आपका ग्रास ही करेगा। ठीक है, आगे देखें। अगला इसमें आता है आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली बात पिरामिड ऑफ एनर्जी तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो हमेशा अपराइट ही रहना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे आपका पिरामिड ऑफ नंबर। तो ध्यान से देखना एक्वाटिक में बेसिकली होगा क्या। देखो, एक्वाटिक इकोसिस्टम में तो बेसिकली उसमें प्रोड्यूसर्स भी होने हैं, हर्बीवोरस भी होने और कार्निवोरस भी होने हैं। और ये वाली बात तो मत पूछना प्लीज़ कि मतलब प्रोड्यूसर कौन होते हैं, हर्बीवोरस कौन से होते हैं, ये वाली बात नहीं पूछना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए पिरामिड ऑफ नंबर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म का कंपोजिशन कितना है वहाँ पे। कि देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रोड्यूसर्स बेसिकली आपके एक्वाटिक में जो होते हैं उनको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ फाइटोप्लैंटिकन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंटिकन्स। जो पौधे होते हैं एक्वाटिक के अंदर उससे हम बोलते हैं। जू प्लैंटिकन एनिमल्स होते हैं। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एक्वाटिक में, हमेशा ध्यान रख लेना प्रोड्यूसर्स अच्छे खासी मात्रा में होते हैं। हर्बीवोरस उनसे थोड़े कम होते हैं और कार्निवोरस शायद ही एक दो होगा। यानी एट द एंड प्रोड्यूसर्स एक्वाटिक में क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, तो उसमें बेसिकली आपका जो पिरामिड ऑफ नंबर बनेगा वो कैसा बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, अपराइट बनेगा। ओके, आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास की, अगर हम बात करते हैं तो कैसा होता है, ध्यान से देखना। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास, तो देखो बेसिकली होता क्या है यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं एक एग्जांपल से समझते हैं हम, ध्यान से देखना। हम सबसे पहले देखते हैं, मान लेते हैं प्रोड्यूसर्स उस पर्टिकुलर एक्वाटिक सिस्टम में कितने, 30 हैं। ठीक है, और हमें बेसिकली पता है प्रोड्यूसर्स बेसिकली बहुत कम अमाउंट में बायोमास प्रोड्यूस करते हैं। तो मान लेते हैं हर एक जो प्लांट है जिसको फाइटोप्लैंटिकन बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो लगभग वो 10 ग्राम बायोमास प्रोड्यूस करता है एक पर्टिकुलर एरिया में, उसे हम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो 10 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है, तो बेसिकली 30 कितने प्रोड्यूस करेंगे, वो 300 ग्राम प्रोड्यूस करेंगे। आगे देखते हैं। अगर हम आगे देखते हैं आपका हर्बीवोरस, यानी T2 लेवल पे हम देखते हैं, तो T2 लेवल आपका कंपैरेटिवली प्रोड्यूसर्स से तो ज़्यादा ही करेगा, अपना बायोमास प्रोड्यूस करेगा। तो मान लेते हैं हर्बीवोरस कितने हैं, हर्बीवोरस मान लेते हैं आपके 6 हैं। ठीक है, तो हमें बेसिकली पता है एक मान लेते हैं आपका हर्बीवोरस जो है वो 500 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है, क्या, बायोमास। ऑब्वियसली बात है, तो 6 कितने करेंगे, दैट इज़ 3000 ग्राम प्रोड्यूस करेंगे, लगभग 3 किलो। तो ऑब्वियसली बात है, जैसे जैसे बेसिकली आपका
ऑर्गेनिज्म का साइज़ बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है उनका उनका साइज़ बढ़ रहा है तो उनका न्यूट्रिशन की मात्रा भी बढ़ेगी, उनको भूख ज़्यादा लगेगी तो बेसिकली वो ज़्यादा बायोमास प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो बायोमास का जो पिरामिड होगा वो कैसा होगा आपका इन्वर्टेड, जो कि आपकी राइट साइड में आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं आपका अगला है आपका दैट इज ट्री इकोसिस्टम। ट्री इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं, एनर्जी वाला मैं यहाँ पर फिर नहीं बताऊंगा क्योंकि वो हमेशा क्या होना है आपका दैट इज अपराइट होना है। क्यों बता दिया था, रीजन मैंने उसका। आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ पिरामिड का, हम देखते हैं नंबर ऑफ पिरामिड इन द सेंस यानी उस पर्टिकुलर एरिया में ऑर्गेनिज्म कितने, वो वाली बात है। ठीक है, तो ट्री इकोसिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है उस पर यार प्रोड्यूसर्स भी होंगे, हर्बीवोरस भी होंगे और कार्निवोरस भी होंगे। प्रोड्यूसर कौन होगा, प्रोड्यूसर तो नाम की फिर वही बात, प्रोड्यूसर कौन, क्या प्रोड्यूसर तो यहाँ पे आपका ट्री होता है एट द एंड। ठीक है, तो प्रोड्यूसर मान लेते हैं हमने एक ट्री को लिया है, तो ट्री के ऊपर बेसिकली क्या क्या होगा, एक ट्री है, ट्री के ऊपर फ्रूट्स होंगे, फ्रूट्स के साथ साथ उस पर कुछ आपके वो भी होंगे दैट इज वो होंगे हर्बीवोरस जो कि बेसिकली उसके पत्तों को खाएंगे, और उनको खाने वाला एक कार्निवोरस होगा लाइक एज वल्चर। तो मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि एक ट्री है, एक ट्री के ऊपर बेसिकली क्या है आपका 6 हर्बीवोरस है और एक कार्निवोरस है। तो फिर वही बात, यहाँ पर आपका नंबर ऑफ पिरामिड कैसे बनेगा, नंबर ऑफ पिरामिड तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया कैसे बनेगा, दैट इज इन्वर्टेड, या जिसको बेसिकली आपका हम पार्शियली अपराइट भी बोल देते हैं, जो कि आपकी राइट साइड में दिख रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, इसको आप रिलेट भी कर सकते हो ना। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास, तो बायोमास का अगर हम पिरामिड देखते हैं तो प्रोड्यूसर्स मान लेते हैं आपके कितने हैं, आपका एक प्रोड्यूसर है दैट इज़ आपका ट्री है। तो ट्री तो कंपेरेटिवली अगर हम बात करते हैं उसका साइज़ तो बहुत ज़्यादा है, किससे, आपके उससे हर्बीवोरस और कार्निवोरस से। तो ऑब्वियसली बात है वो अच्छी खासी मात्रा में क्या प्रोड्यूस करेगा, बायोमास प्रोड्यूस करेगा। उससे कम कौन है आपके दैट इज़ स्पैरो हैं, या जो भी आपके जो हर्बीवोरस है, मान लेते हैं स्पैरो ही मान लेते हैं, तो वो कितने मान लेते हैं, 6 हैं। तो बेसिकली उनका साइज़ तो कम है, हर्बीवोरस हैं, आई टोटली एग्री विद यू, लेकिन उनका साइज तो कम है, तो ऑब्वियसली बात है बेसिकली वो बायोमास कम प्रोड्यूस करेंगे कंपैरेटिवली प्रोड्यूसर। तो उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि उसका बेसिकली कैसा बनेगा, आपका अपराइट बनेगा। आगे देख लेते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता देता हूं मैं, बहुत ज़्यादा इन पूरे आपके इकोलॉजिकल पिरामिड का कंक्लूजन। जितने भी आपके पिरामिड्स होते हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द पिरामिड्स क्या होते हैं, आपके अपराइट होते हैं। बस इतनी सी बात ध्यान रखना, और ये एक स्टेटमेंट अच्छी खासी इंपॉर्टेंट भी है, हंसने की बात यहाँ पर नहीं है बिल्कुल। आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, इसका एक लिमिटेशन है इकोलॉजिकल पिरामिड का, 2-3 लिमिटेशन है, उनको देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था इसमें इकोलॉजिकल पिरामिड में बेसिकली नंबर, एनर्जी और बायोमास के बारे में, लेकिन मैंने इसमें एकदम सिंपल और एकदम स्वीट आपकी क्या ली, एकदम फूड चेन ली, जिसमें आपका एकदम सीक्वेंस में बताया कि बेसिकली आपके प्रोड्यूसर को कौन खाएगा, आपका प्रोड्यूसर को हर्बीवोरस, हर्बीवोरस को कार्निवोरस, लेकिन मैंने कोई फूड वेब नहीं बताया। फूड वेब इन द सेंस कि यानी इसको ये भी खा सकता है, उसको वो भी खा सकता है, इस तरीके से, यानी क्रॉस लिंक नहीं बताया मैंने कुछ इस तरीके से। जैसे क्रॉस लिंक इन द सेंस, क्रॉस लिंक इन द सेंस जैसे आपका रैट है, रैट को आपका बेसिकली स्नेक खा सकता है, स्नेक को बेसिकली आपका पिकॉक खा सकता है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि जैसे रैट है तो प्लांट है, प्लांट रैट को खाएगा। ठीक है, सॉरी मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई, सॉरी। देखिए, तो मैं बता रहा था आपको कि जैसे आपका रैट है, रैट किसको खाएगा, प्लांट को खाएगा, स्नेक किसको खाएगा, रैट को खाएगा, और पिकॉक किसको खाएगा, स्नेक को खाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता था कि रैट मतलब आपका जो वॉल्फ है वो रैट को खा ले, या आपका जो प्लांट है, जो गोट है वो प्लांट को खाए, वॉल्फ गोट को खाए। इस तरीके से आपका कॉम्प्लिसिटी भी हो सकती थी, कॉम्प्लेक्सिटी भी हो सकती थी, लेकिन इस पूरी इकोलॉजिकल पिरामिड में एकदम सिंपल और स्वीट आपकी क्या मानी गई थी, एकदम फूड चेन मानी गई थी, और कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं मानी गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर जो एक इकोसिस्टम था, और बहुत इजी चैप्टर था, होप सो आपके माइंड में एकदम क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूँ ये एकदम इजी लगा होगा आप सभी को, और आपका जितना भी, थैंक यू एवरीवन for seeing this whole lecture. We will meet in next podcast with new chapter. Thank you everyone. Be safe, be happy, keep loving, keep supporting friends. Bye bye everyone.